इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला चीज कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या है, और दूसरा चीज हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है उससे ऑटो सेक्टर को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। और तीसरी जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि एनएलपी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे लॉजिस्टिक सेक्टर को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। और इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके हम ये देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो एनएफओ नया फंड आ रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, उसमें कोई इन्वेस्टर अगला 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उनको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 17 सालों में 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स के साथ में जोड़ा हूं, और मैं अमेजन की वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक अनब्रेकेबल का को ऑथर हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो मैं चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं जहां पर कि हम लोग इस तीनों सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्स में समझते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड के विषय में प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनाना। हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड के इस एनएफओ का पीरियड 6 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 20 अक्टूबर को ये एनएफओ क्लोज हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक जो सेक्टर है इसमें कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। इसमें 3 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पहली है ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दूसरी है ऑटो एंसिलरीज और तीसरी है लॉजिस्टिक। हम रोड पे जितनी भी गाड़ियों को देखते हैं, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, इन सब के सामने में या पीछे में जो इनके मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका लोगो लगा हुआ होता है। अब ये लोगो किसके हो सकते हैं? वो मारुति सुजुकी का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, अशोक लेलैंड का हो सकता है, या फिर टीवीएस का हो सकता है। इस तरह की कंपनीज का लोगो लगा हुआ होता है। इन्हें हम लोग इस म्यूचुअल फंड की भाषा में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर OEM कह सकते हैं। अब जब गाड़ियों को हम देखते हैं तो गाड़ियों में शीशे लगे हुए होते हैं, बैक व्यू मिरर लगा हुआ होता है, टायर लगा हुआ होता है, बैटरी लगा हुआ होता है। ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं ये सारी चीजों को नहीं बनाते हैं। इनके पीछे बिहाइंड द सीन कुछ कंपनीज है जो काम करती है, और इन कंपनीज को हम लोग कहते हैं ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज क्या करती है कि अलग अलग चीजों को बनाती है और वो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करती हैं, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उन चीजों को लेकर के असेंबल कर देते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन काम करने वाली जो कंपनी है उसमें आता है अमारा राजा, अपोलो टायर्स, MRF जैसी कंपनी। और इसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर में वो कंपनीज आती है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा जो गुड्स बनता है उसे एंड यूजर या परचेजर के पास तक पहुंचाने में मदद करती है। यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ सकती है? जैसे ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, गुजरात पीपाभाव पोर्ट लिमिटेड है, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड है, VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड है। इस तरह की कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर की आती है। तो ये तीनों इंडस्ट्रीज को मिला करके ये फंड बनाया गया है जिसमें कि इन तीनों तरह की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब समझना यह है कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसका टोटल इकोसिस्टम क्या है। हम जब भी अपने ऐप पर कोई भी सामान परचेज करते हैं या परचेज ऑर्डर डालते हैं तो उसके पीछे का जो टोटल इकोसिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो परचेजर है वो चीजों को खरीदता है और वो रेल, रोड या फिर ओशन से उन चीजों को मंगाता है और अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है, और वहां से जैसे जैसे परचेजर की रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे स्मॉल क्वांटिटी में वो परचेजर के यहाँ सप्लाई करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ई कॉमर्स का टोटल बिजनेस अगर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं हो तो
नहीं चलाया जा सकता है। और अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को समझना चाहें तो इसको हम 5 तरह से या 5 बातों के ऊपर हमको ध्यान देना होगा कि उससे हम समझ पाएंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की जो कहानी है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि यूजर का ट्रेंड क्या दिख रहा है, यूजर्स का ट्रेंड क्या दिख रहा है, फिर उसकी वजह से मार्केट शेयर का ट्रेंड क्या है, और चौथी जो बात है वो ये है प्रीमियमाइजेशन और डिस्ट्रप्शन किस तरह से एक मेजर रोल प्ले कर सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्रो होने में। और पांचवी जो अहम बात है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, वो किस तरह से हेल्प कर सकती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यूजर है उसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक यंग कंट्री है और यहाँ पे कमाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है कंपेयरिंग टू डेवलप्ड वर्ल्ड। अब जो यंग पॉपुलेशन है उसमें देखने को मिल रहा है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अगर हम FY 2005 की बात करें तो एवरेज इंडियन की जो पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ $663 थी और 2025 में ये पर कैपिटा इनकम $3000 हो जाएगी। और बात करें हम 2030 तक की तो ये पर कैपिटा इनकम $4700 की हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप ग्राफ में ये देख रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है लोगों की इनकम की वो पोस्ट कोविड अचानक से 23.5% बढ़ गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ग्रोथ है या जो ये ट्रेंड आप बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या लेना देना है। जब लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हम लग्जरीज की तरफ झुकते हैं और हम लग्जरी आइटम्स को खरीदने जाते हैं। और लग्जरी आइटम की खरीदने की बात आई तो हम 4 व्हीलर खरीदेंगे या फिर 2 व्हीलर खरीदेंगे। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि यूजर के पास में डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रो करना। अब दूसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो है कि हमारे यहाँ जो इसका पेनिट्रेशन लेवल है या यूजर्स का जो लेवल है वो किस तरह का है। अगर हम बात करें 4 व्हीलर की और इसको जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके साथ में कंपेयर करें तो हम ये देख रहे हैं कि इटली, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, USA, कोरिया या चाइना की तुलना में हमारा जो 1000 लोगों में से इंडियंस की यूजर्स की कैपेसिटी ये देखें तो हम लोग सिर्फ 1000 लोगों में से सिर्फ 24 ऐसे लोग हैं जो 4 व्हीलर यूज करते हैं। अब 2 व्हीलर की बात हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की तुलना में अगर अपने देश को करें तो देखते हैं कि 260 लोग 2 व्हीलर यूज करते हैं आउट ऑफ 1000 इन साउथ ईस्ट एशिया। तो उसमें से इंडिया में सिर्फ 110 लोग ही 2 व्हीलर यूज करते हैं। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि देयर इज ए ह्यूज स्कोप कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की पेनिट्रेशन का लेवल बढ़ने वाला है विथ सरप्लस इनकम। अब बात ये आती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें या फिर ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसमें एक अचानक से फाइनेंशियल ईयर 22 में स्पाइक देखने को मिला है। ये क्यों हुआ है इसका रीजन भी आप आगे की प्रेजेंटेशन में समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि अचानक से जो है ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे आप हुंडई, किया, सुजुकी और टोयोटा जो कंपनी है इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या फिर इंडिया को ये कैसा देख रहे हैं, हाँ, इससे रिलेटेड जो इनके स्टेटमेंट है उनका एक व्यू दिया गया है यहाँ पर कि वो समझ रहे हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर करके सामने आ रहा है और ये ग्लोबली जो है चीजों को एक्सपोर्ट करेगा, ऑटो एंसिलरीज को या फिर ऑटोमोबाइल्स को। अब चौथी बात जो है वो डिसरप्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो डिमांड बढ़ रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि हमको क्रूड ऑयल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटाना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या फिर इवन चाइना, यूरोप की तुलना में अगर हम
कंपेयर करें इंडिया को, तो देख रहे हैं कि चाइना में 18.5% जो व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं, और वहीं पे अगर इंडिया का पेनिट्रेशन लेवल देखें तो ये सिर्फ 3.9% है। अगर हम इंडिया के ईवी का मंथली सेल्स का वॉल्यूम देखें तो ये काफी तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020 में पर मंथ सिर्फ 2029 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती थी, जबकि FY23 जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ है, इसमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ये 2000 से बढ़ करके 43,000 के लगभग पहुंच गए। 43,000 से भी ज्यादा गाड़ियां हर महीने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रही है। तो एक ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये पांचवा जो अहम मुद्दा है वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 10,000 करोड़ खर्च करने जा रही है इस फेम 2 के थ्रू। इसके अलावा क्लीन टेक स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है 3.5 बिलियन इंसेंटिव देने के लिए लोगों को, जो कंपनी या जो एंटरप्रेन्योर जो क्लीन टेक स्कीम है उसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इसके अलावा PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो भी अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव देगी, और इस इंसेंटिव का अमाउंट जो है वो 745 बिलियन है। तो ये आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट के ऊपर जो अपना डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहती है, वो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो या फिर फ्यूल की हो। इसके अलावा ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 और 2026 ये 10 साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि अगला 10 साल में वो ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, कार हो या ट्रैक्टर हो, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4 गुना बढ़ना चाहिए इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 388 मिलियन खर्च करना चाहती है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत। तो ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत माने इफेक्टिवली हेल्प करने जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में। अब बात आती है कि ये तो हो गया ऑटोमोबाइल का। लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है? लॉजिस्टिक सेक्टर की जो ट्रेंड है उसमें मेजरली 4 तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है। पहला ट्रेंड ये है कि ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो फ्लरिश हो रहा है। दूसरा ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उससे ये लॉजिस्टिक सेक्टर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और तीसरा, यहां पर भी गवर्नमेंट का फोकस है कि इस लॉजिस्टिक सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाए। और चौथा जो है वो है न्यू प्लेयर जो है वो एंटर कर रहे हैं इस सेक्टर में। अब ई कॉमर्स के जो बिजनेस है उसके 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये है कि एक अच्छा पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, दूसरा डायमेंशन है कि इंटरनेट और डेटा का कंजम्पशन होना चाहिए, और तीसरा लॉजिस्टिक का जो इन्वायरमेंट है वो रोबस्ट होना चाहिए। अब गुड पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भीम, UPI, गूगल पे और पेटीएम जैसी कंपनीज को फायदा मिल सकता है। और डेटा कंजम्पशन अगर होगा तो रिलायंस, भारती, एयरटेल या फिर वोडाफोन जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो गति, डिलीवरी और ब्लू डार्ट या आप यहाँ पे VRL लॉजिस्टिक जैसी कंपनी जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम आइए देखते हैं कि हमारा जो लॉजिस्टिक है वो हमारे GDP की तुलना में कहाँ स्टैंड करता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है और क्या पोजीशन पे हम लोग आज स्टैंड करते हैं। अगर हम GDP की बात करें तो फर्स्ट रो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि US की GDP जो है वो $21 ट्रिलियन की है, चाइना की GDP लगभग $15 ट्रिलियन की है, और हमारी GDP सिर्फ $2.7 ट्रिलियन की है। अब अगर हम लॉजिस्टिक की मार्केट परसेंटेज के हिसाब से GDP की तुलना में देखें तो वो खराब नहीं है। हमारा 14% का
लॉजिस्टिक परसेंटेज है मार्केट में जीडीपी में, और अगर हम ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की बात करें तो सिर्फ 1.5% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे है। तो ये एक शिफ्ट देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है यहाँ पे राइज करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करना है ताकि उसे ट्रैक करना आसान होगा। तो यहाँ पे हम FY 18 से FY 26 तक का एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ देख रहे हैं कि FY 20 में जो सिनारियो है उसमें हम देख रहे हैं कि ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर $216 बिलियन का है, जिसमें से सिर्फ $7 बिलियन का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में है। लेकिन यही चीज बाय द ईयर 2026 $365 बिलियन का होने वाला है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो $7 बिलियन से बढ़ करके ये काफी तेज रफ्तार से बढ़ेगा और ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो चीज ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है और इससे समझ में आ रहा है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर में गवर्नमेंट की फोकस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल लॉजिस्टिक प्रोग्राम का जो ग्राउंड वर्क तैयार किया है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी का प्रोजेक्ट पे काम कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सागर माला के ऊपर काम करती है, भारत माला के ऊपर काम कर रही है, या फिर DFC की अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, या फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम एक शिफ्ट देख रहे हैं कि कंपनीज के अंदर जो है पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी वाला जो सिस्टम था उसको कंपनीज खत्म करने जा रही है। अब उस पॉइंट टू पॉइंट सेल्स का जो मॉडल था उससे कंपनीज धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है हब एंड स्पोक मॉडल में। हब एंड स्पोक मॉडल में और पहले का जो मॉडल था पॉइंट टू पॉइंट वाला, उसमें डिफरेंस ये है कि हब टू स्पोक मॉडल में सारी चीजों को एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उससे डेटा यूनिफिकेशन का सुविधा होगा कि गुड्स कहां से कहां मूव कर रहा है उसको एक जगह से अगर मॉनिटर किया जाए तो सारा चीज एक तरफ से मॉनिटर किया जा सकेगा। और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी लॉजिस्टिक सेक्टर में ग्रोथ के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसके लिए उन्हें बहुत सुविधा हो सकती है, और ये फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसकी वजह से इस सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। अब बात आती है कि ICICI प्रूडेंशियल का जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड है उसे इन सारी बातों से क्या लेना देना है और क्या फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है वो इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो ये फंड पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स में लगभग 39% का वेटेज रखेगा, और टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर में लगभग 19%, और इसी तरह से आप देख सकते हैं पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज में 7%, टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स में 5% का एलोकेशन इस तरह से रखा जाएगा। और टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, इस तरह की कंपनीज को लिया जाएगा। और अगर हम ट्रेंड की बात करें कि निफ्टी की तुलना में जो निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का जो इंडेक्स है उसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो कभी 5 साल तक फ्लैट रहा है, फिर 1 साल तक राइज किया है, और ये ट्रेंड हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2021 तक में देखा कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में कोई स्पाइक नहीं देखने को मिल रहा था। वही 2021 से 2022 में अचानक से ये सेक्टर दौड़ना शुरू किया है और इसमें एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के ग्रोथ को दिखलाया गया है और टू व्हीलर्स के ग्रोथ के वॉल्यूम को भी दिखलाया गया है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला जो FY 23 है या फिर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 2023 टिल 2030 पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल है या फिर टू व्हीलर का जो सेल है वो बढ़ने वाला है। तो ऑटो सेक्टर यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। ये चीज आप यहाँ पे 3 महीना, 6 महीना और 9 महीने का जो परफॉर्मेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि एक साल में ऑटो सेक्टर ने या फिर इस टोटल अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो इसने 33% का ग्रोथ दिया है। इस वजह से ICICI प्रूडेंशियल अभी इस मार्केट कंडीशन में
ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड लेकर के आया है। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जस्ट ये प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। और हम किसी भी सिचुएशन में आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एलोकेशन आप किसी भी सेक्टरल फंड में करें, क्योंकि सेक्टरल फंड जो है वो हाई रिस्क की फंड होता है। आप यहाँ पे रिस्कोमीटर में देख सकते हैं कि ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस फंड में कितना रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इसमें 5,000 रुपए का है, और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर हरीश बिहानी हैं और शर्मिला डिमेलो इसकी एक ऐसी फंड मैनेजर है जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो इस फंड के 2 फंड मैनेजर हैं, और इसका जो बेंचमार्क होगा वो निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक होगा। तो इसके साथ में मैं अपने वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर बनाना, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।